बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। लेक्चर नंबर 24 पार्ट नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर चौधरी शहजाद साहिल, टीचर सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। बच्चों, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 24 पार्ट नंबर 2। ठीक हो गया बच्चों? अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक जिस पे एंड किया था वो था हमारे पास डाईपोल। ठीक है, डाईपोल बेसिकली क्या है? डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है एंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस की मदद से हमने एक ऐसी जो है वो कंस्ट्रक्शन तैयार की है, एक ऐसी फॉर्मेशन बनाई है कि जिसमें दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है बट पोलैरिटी डिफरेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 कॉलम पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास फिर 2 कॉलम नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया? तो इन दोनों की मदद से हमारे पास जो ये फॉर्मेशन बन रही है इसको हम डाईपोल कहते हैं, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। अब हमने करना ये है कि इस पॉइंट P पर इन दो पॉइंट चार्जेस की मदद से इस पॉइंट P पर हमने पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है जी, सबसे पहले आप देख लें, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लें। पहली बात यह है कि आपके पास ये दो चार्जेस मौजूद हैं और इन चार्जेस से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मौजूद है जहां पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड करनी है। चार्ज 1 से जो Q पॉजिटिव चार्ज है उससे जो P का डिस्टेंस है वो R1 है, और जो चार्ज नेगेटिव Q है उससे जो P का डिस्टेंस है वो R2 है। ठीक हो गया? और इन दोनों हमारे पास जो चार्जेस हैं Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव के दरमियान जो सेंटर से P तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास R डिस्टेंस है। ठीक हो गया बच्चों? तो सबसे पहले आपने ये देखना है हमारे पास पोटेंशियल होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। 1/ε0 Q 1/4πε0 Q ओवर R, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसकी मदद से बेसिकली हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चे आप ये देखें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस की मदद से हमारे पास डेफिनेटली एक चार्ज 1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, एक चार्ज 2 की मदद से यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो हम दोनों को सम अप कर लेंगे। जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने तीन चार्जेस का जो है वो पोटेंशियल फाइंड किया था, V1 V2 V3। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल पोटेंशियल जो है पॉइंट P होगा वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। और अगर मैं फर्स्ट चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहा हूं तो उसके लिए क्या बनेगा? 1/4πε0 Q ओवर R1, जैसे मैंने फॉर्मूला ये बताया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव Q है तो यहाँ पे सिंपल मैंने Q ओवर, अब इनका जो डिस्टेंस है P पॉइंट तक वो R1 है तो मैंने यहाँ पे Q ओवर R1 लिख दिया है। प्लस ये हमारे पास जो सेकंड चार्ज की मदद से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा 1/4πε0 माइनस Q ओवर R2, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास R2 है। ठीक हो गया बच्चों? अब आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को सम अप कर लेना है। सम अप करने के लिए आप ये देखें, इन दोनों के अंदर एक वैल्यू ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। 1/4πε0 इधर भी है इधर भी है, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा Q ओवर R1 माइनस Q ओवर R2। ठीक हो गया? ये माइनस और ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q ओवर R2 जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, R1 और R2 और ऊपर जो है वो Q, इन दोनों का आपने क्या ले लेना है? एलसीएम। R1 R2 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहां से R1 से R1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सिंपल एलसीएम ले रहे हैं बच्चों। अब आप BS मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, ये वैसे नहीं भी अगर BS मैथ का ये सब्जेक्ट जो उनके इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे का है तो इतना तो बेसिक पता ही है ना कि आपने इसका जस्ट एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद गौर करें तो यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ पे भी Q आ रहा है। अगर मैं Q इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 जो है वो बच जाएगा। अब ये बात बच्चे आप लोगों ने समझनी है, ये बात आपने समझनी है कि जो हमारे पास R1 R2 है और उसके बाद ये जो R2 माइनस R1 है ये किसके इक्वल है। देखो बच्चे, ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास R2 डिस्टेंस है। अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस पर, यानी कि ये मेरा डिस्टेंस था, इसको मैं ऐसे रोटेट करके यहां पे लेके आया तो इसका मतलब R1 यहां तक आ रहा है। ठीक है, R2 में से यहां तक आ रहा है, इतना सा डिफरेंस है। तो ये R2 माइनस R1, ये टोटल उसमें से ये वाला मैंने माइनस कर दिया तो ये किसके इक्वल आ रहा है? D cos थीटा के। कहां से आया बच्चे? ये हमारे पास R2 माइनस R1 है जो कि इस ट्राइंगल का, ये मैं ट्राइंगल यहां पे बना रहा हूं, इस ट्राइंगल का क्या बन रहा है बच्चे? बेस बन रहा है R2 माइनस R1। ठीक हो गया? और इसका ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास D है। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहां से अगर मैंने R2 यानी कि बेस फाइंड करना है तो जो
मैं यहाँ पे बच्चे लिख ही देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, जगह ही नहीं है। सो आप समझ लें कि हमारे पास cos थीटा इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा। तो अगर आप इसमें से r2 माइनस r1 इसको सेपरेट कर लें तो ये हमारे पास d cos थीटा इधर आके d इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा के साथ, ये हमारे पास d cos ऑफ थीटा बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो यहां पे हमारे पास r2 माइनस r1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, d cos ऑफ थीटा जो है वो लिख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर देखा जाए गौर करें तो ये जो r1 है और ये जो r2 है इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये तकरीबन बराबर ही हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा हम इस r1 इंटू r2 को जनरलाइज कर रहे हैं कि ये r के इक्वल है। बेसिकली इसका एवरेज हमने ले लिया, सेंटर ले लिया ना, कि ये हमारे पास r1 था, ये हमारे पास r2 था, r1 कुछ छोटा है, r2 कुछ बड़ा है, लेकिन उसका दरमियान वाला हमने एक ले लिया जो कि r है। तो जब r इंटू r, ये इसको भी r मान लें, इसको भी r मान लें, तो r इंटू r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ये जो d था और ये q था इसको मैंने सेपरेट कर दिया है, cos थीटा ओवर r स्क्वायर ये सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे q इंटू d, ये बच्चे अगर आपको याद हो डाइपोल मोमेंट का नाम दिया गया था इसको। p यहाँ पे किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल टू, जिसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, q मल्टीप्लाई बाय d के इक्वल होता है। ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैं p इसको डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ और उसके बाद cos ऑफ थीटा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे। अब यहाँ पे एक चीज जरा और समझनी है आपने कि अगर हमारे पास ये r बहुत बहुत बड़ा है किससे, d से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इस डिस्टेंस d के। ये याद रखिएगा बच्चे, डाइपोल मोमेंट के अंदर या डाइपोल के अंदर ये जो दरमियान में डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। ये जूम करके आपको दिखाया गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा है। ठीक है। तो उस केस में हमारा r1 और r2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास r स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये मैंने यहाँ पे भी आपको ये बात बता दी थी। ठीक हो गया बच्चे। और यहाँ पे एक लास्ट चीज देख लें कि हमारे पास ये जो v है वो कब जीरो होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2। π/2 का मतलब ये है कि क्यों ये जीरो होगा, यानी कि थीटा हमारे पास π/2 मीन 90 डिग्री, और यहां पे अगर मैं cos 90 पुट करूंगा तो ये जीरो होता है। cos 90 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। तो ये टॉपिक तो आपका बच्चे हो गया क्लियर। अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस रिंग ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, ये हमारे पास एक रिंग है, इसके ऊपर पूरे रिंग पे हमने जो है वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है। उसका एक छोटा सा पैच ले लिया जिसको मैंने ds का नाम दिया, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो dq होगा, और इस पॉइंट p पर जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है। तो इस रिंग के सेंटर से उसके एंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो r, यानी कि इसका रेडियस होगा। ये हमारे पास z एक्सिस के अलोंग पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है ये z बन रहा है, और ये जो हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का बन रहा है वो हमारे पास r बन रहा है। ठीक है। अगर आपको याद हो बच्चे, हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डेंसिटीज, और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज हमने पढ़ी थी। तो ये हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, लैम्डा विच इज इक्वल टू dq ओवर ds, यानी कि चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट लेंथ। ठीक है। और अगर यहां से मैं dq की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं तो लैम्डा ds के इक्वल हो जाएगा। ये ds इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब हमने dv, ये जो इस पॉइंट पर हमने जो dv यानी कि हमारे पास पोटेंशियल फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq ओवर r के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चों। अब यहां पे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये dq की जगह मैंने यहां पे इसकी वैल्यू लैम्डा ds जो बन रही है मैंने उसको पुट कर दी है। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया लैम्डा ds। अब बटे के नीचे क्या है हमारे पास r फ्रॉम फिगर, ये मैंने साथ में लिखा हुआ है फिगर की मदद से। अब यहां पे देखें बच्चे, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो r मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। तो मैं इस r की जगह क्या लिख सकता हूं, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो है वो लिख सकता हूं। अब यहां पे एक बात, टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमने फाइंड करनी है। देखो बच्चे, ये जो मैंने फाइंड किया अभी तक, ये जो वैल्यू लेके आया हूं, ये दरअसल आई है सिर्फ इस छोटे से पोर्शन के लिए, इस छोटे से पोर्शन के लिए। मुझे इस पूरे रिंग की मदद से जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ये v मुझे फाइंड करना है dv, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी वैल्यू के ऊपर जो कि इसके बराबर है, dv किसके इक्वल आ रहा है, ये भी हमने लिखा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r, और q ओवर r की जगह मैंने q की जगह जो है वो लैम्डा ds पुट कर दिया और r की जगह z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया है, लैम्डा डी एस डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर आर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और यहां से अगर मैं जी स्क्वायर आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल दूं अंदर बच जाएगा लैम्डा डी एस। और अगर आपको बच्चे पता हो ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, और अगर यहां से इसको इंटीग्रेट करें लैम्डा डी एस विच इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास किसके इक्वल आता है, क्यू के इक्वल आता है, लिहाजा मैं इस सारे की जगह क्या लिख सकता हूं, सिर्फ क्यू लिख सकता हूं, और ये क्यू यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ऊपर लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारे पास ये होगा कि हमने डिस्क की मदद से पोटेंशियल फाइंड करना है, तो अभी वो देखते हैं। तो अब ये हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्क की मदद से हमने पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट P। ठीक हो गया, पहले अब ये बात जरा समझ लें, इसकी डायग्राम को समझ लें, डायग्राम समझ आ गई तो आपका आधा सवाल हल हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये देखें जी, ये हमारे पास सबसे पहले एक डिस्क है कंप्लीट, और उस डिस्क के अंदर एक मैंने छोटा सा रिंग बनाया है। ठीक है, और जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ओमेगा है, और उसकी ये होगी इसकी लंबाई, यानी कि सेंटर से कितना दूर है, और उसकी थिकनेस भी तो कुछ होगी ना, वो है हमारे पास डी ओमेगा, छोटा सा पार्ट है इसके लिहाज से, इसलिए हमने डिफरेंशियल यानी कि डी जो है वो लिखे साथ में। और ये जो हमारे पास टोटल डिस्क है, उस डिस्क का जो रिंग जो रेडियस है वो हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ये डिस्क इस तरह से रखी गई है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस बाहर की एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, और जबकि जी एक्सिस ऊपर की तरफ है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे रहा हूं, ये कुछ इस तरह से है। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली एक्स एक्सिस की, अब मैं बाहर को ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए इसको नीचे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये डिस्क कि आपकी फॉर्मेशन जो है वो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब बच्चे हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जनाब पोटेंशियल। और अगर आपको याद हो ये हमारे पास डिस्क क्या है, तो डिस्क के लिए बच्चे आप लोगों ने हमने ये पढ़ा था पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 के पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि हमारे पास एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि डी क्यू जो उसके ऊपर चार्ज है, यहां पे ये जो हमारे पास ये डी ओमेगा जो कंपोनेंट है एक छोटा सा, उसकी थिकनेस है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय डी ए जो उसका एरिया होगा। अभी हमारे पास एरिया नजर नहीं आ रहा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एरिया कैसे आएगा। हमें सबसे पहले क्यू फाइंड करना है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप इस फॉर्मूला को देख लें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। हमारे पास पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर। तो डी क्यू चाहिए, दूसरा हमें आर की वैल्यू चाहिए, सिंप्लीफाई करेंगे, पुट करेंगे, जैसे अभी हमने रिंग का किया है वैसे हमारे पास ये डिस्क का होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे डी क्यू की जगह जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आएगा, वहां पे लेंथ आई थी। तो अभी मैं पुट करके दिखाता हूँ जी। डी क्यू को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ये डी ए डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा डी ए ये हमारे पास आ गया। अब आप लोगों को पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पे लंबाई क्या है, याद रखिएगा बच्चे, ये जो डिस्क है इसका अगर आपने सर्कमफेरेंस लेना है वो हमारे पास होता है 2 पाई ओमेगा के इक्वल, यानी कि इसकी पूरी लंबाई तो हमारे पास आ गई। अब रह गई बात किस चीज की, चौड़ाई की। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये थिकनेस है, ये डी ओमेगा, तो लंबाई हमारे पास 2 पाई ओमेगा, और जो हमारे पास थिकनेस है यानी कि चौड़ाई वो हमारे पास डी ओमेगा आ गई है। तो इसका मतलब एरिया की वैल्यू 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा आ चुकी है। ठीक हो गया, तो अब अगर मैं इसकी जगह डी ए की जगह मैं पुट कर दूं 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी डी क्यू विच इज इक्वल टू सिग्मा वैसे का वैसे 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा, ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई भी आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसके अंदर मैं क्यू की वैल्यू पुट करूंगा, डायग्राम से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, वो इसमें पुट करूंगा, सवाल हल हो गया, इंटीग्रेट कर लेंगे बाद में। अच्छा जी, सबसे पहले डी क्यू की जगह बच्चे क्या लिखा जा सकता है, डी क्यू की जगह लिखा जा सकता है सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। तो मैंने डी क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। ये कैंसिलेशन अभी बाद में बताता हूं। और उसके बाद ये है आर, और ये आर है, तो आर की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है हमारे पास, बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये बेस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास जी है उसका स्क्वायर आ गया। हमें चूंकि आर की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, सिर्फ आर बचे, आर स्क्वायर ना बचे। तो यहाँ पे आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें देखें बच्चे, ये हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 पाई इस 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 2 बच जाएगा, 4 था ना, और उसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा यहाँ पे हमारे पास बच गया। ठीक हो गया। अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है, चाके अभी तो ये हम सिर्फ इस इतने से पोर्शन का पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे, हमें पूरी डिस्क का फाइंड करना है, तो पूरी डिस्क के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे देखो बच्चे, सिग्मा कांस्टेंट है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इन सबको मैंने बाहर निकाल दिया। ये जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -1/2 हो जाएगी, और ये ओमेगा डी ओमेगा वैसे का वैसे। अब यहां पे एक चीज समझनी है, ओमेगा स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट आर, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ओरिजिन से ये ओमेगा की लेंथ स्टार्ट हो रही है और बढ़ते 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 कहां, यहां तक, यानी कि पूरे रेडियस के लिए आ रही है, तो हमने यहां से लेकर यहां तक इसको पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, तो ये इसके लिए जब हमने इसकी लिमिट्स लगा दी हैं, आफ्टर इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स वी गेट, अब इसको इंटीग्रेट कर लेने और इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चे आपके इस चैप्टर के या इस लेक्चर 24 के जितने मेन टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। आखिर में मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस से मुराद ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये एक रीजन है, फर्ज कर लिया, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी कि एक ऐसा सरफेस है जिसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे आप पोटेंशियल लोगे तो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बाकी इसके जो मजीद नोट्स हैं, इसकी जो डिटेल है वो मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूं। जिसको ग्रुप का नहीं पता, यहाँ पे लिंक जो है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे जाके क्लिक करें, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे मैं आपको नोट्स, पीपीटी, स्लाइड्स और उसके बाद जो मजीद जो जितने भी मतलब कि उससे रेलिवेंट, अगर आपके इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ये लेक्चर आपका कवर हो गया। एक बात लास्ट में जरूर कहूंगा, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके ग्रुप में कहा और कुछ ने पर्सनली भी कहा कि सर आप जो है ना लेक्चर्स के पार्ट्स ना बनाया करें, पूरा लेक्चर एक बना दिया करें, बेशक आधे घंटे से भी क्रॉस कर जाए। तो मैं पार्ट्स इसलिए बनाता हूं ताकि बच्चा बोर ना हो, ठीक है। तो वो बच्चे कहते हैं कोई इशू नहीं है सर, हम 45-50 मिनट के वीडियो के लेक्चर्स भी तो अटेंड करते ही है ना, तो अगर समझ आ रही है तो हम 30 मिनट 40 मिनट भी होंगे तो वो हम कर सकते हैं। तो अब हम यही करेंगे कि पूरे लेक्चर की एक ही वीडियो मैं बना के अपलोड कर दिया करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।